हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज के जो क्वेश्चंस है वो देखिएगा। क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है वो आपको पता है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इरी सिल्क वॉर्म वॉज। इरी सिल्क जो वॉर्म है, सिल्क वॉर्म जैसे कैटेगरी है, टासर सिल्क है, इरी सिल्क है, मलबेरी सिल्क है, वैसे ही इरी सिल्क का पूछा हुआ है। इरी सिल्क वॉर्म वॉज कमर्शियली रियर्ड। रियर्ड यानी पाले जाते हैं, ये उगाए जाते हैं, ठीक है। इरी सिल्क कीड़े व्यावसायिक रूप से किस पेड़ पे, उसका जो पोषण है किस पेड़ पे पाले जाते हैं, रियर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मलबेरी लीव्स, सेकंड ऑप्शन है टबैको लीव्स, थर्ड ऑप्शन है कैस्टर लीव्स और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इरी सिल्क का पूछा है, ठीक है। देखो, अगर वो मलबेरी सिल्क का पूछता तो वो कौन सी लीव्स पे होता, जैसे मलबेरी सिल्क है, बॉम्बेक्स मोरई जिसका नाम है, वो क्या है, मलबेरी लीव्स पे ग्रो होते हैं। बट यहाँ इरी सिल्क का पूछा है, इंपॉर्टेंट है भाई। और ये किस पे रियर किए जाते हैं, रिसिनस कम्युनिसिस। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कैस्टर प्लांट का, रिसिनस कम्युनिस, ठीक है। U4BAC फैमिली से बिलोंग करता है और इस पे जो है कैस्टर इरी सिल्क जो पाला जाता है, रियर किया जाता है, वो इस पे किया जाता है, ठीक है। इरी सिल्क का अगर हम नाम देखते हैं तो ये क्या है, समिया, ये इरी सिल्क का जूलॉजिकल नाम है। बॉम्बेक्स मोरई जो है वो मलबेरी लीव्स का, मलबेरी जो सिल्क वॉर्म है उसका है। और मलबेरी यानी शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। ये क्या हुआ जाता है, कैस्टर की लीव्स पे इसे रियर किया जाता है, पाला जाता है। देखिए, हम यहाँ देखेंगे कैसे, ये जो है ये इरी सिल्क के वॉर्म्स हैं और इन वॉर्म्स को कैस्टर की पत्तियां, अरंडी की पत्तियां हैं, ठीक है, रिसिनस कम्युनिसिस की, और इस पे इनको क्या, क्योंकि इनका जो आहार है, इनको खा के फिर कोकून से आपको पता है फिर क्या तैयार किया जाता है, सिल्क तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जो इरी सिल्क है, तो ये वॉर्म है, इरी वॉर्म, ठीक है। इनको रियर किस पे, ये आता है अभी कैस्टर की लीव्स पे, ये कैस्टर प्लांट लिखा हुआ होता है। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सिल्क से रिलेटेड ही है। वेयर इज सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज लोकेटेड। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन है केरला, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है बेंगलोर एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। कहाँ, बेंगलोर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में, ठीक है। स्पाइसेस बोर्ड की बात करें तो वो केरला में है, बट देखिए हमने क्या पूछा है, सिल्क बोर्ड, तो सिल्क बोर्ड जो है वो कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी पूरा ग्रुप है, ठीक है, क्रॉप्स मोस्ट सीरियस पेस्ट एट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज। देखो, अगर ये मोस्ट सीरियस पेस्ट पूछता तो आपको पता है रेड पम्पकिन बीटल हम सुनते हैं, ठीक है। बट इसने पूछा है कि एट द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज, ठीक है। इसके लिए सबसे कौन सा है, फर्स्ट माइट दिया हुआ है, एफिड दिया हुआ है, फ्रूट फ्लाई दिया हुआ है या फिर आंट्स दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको आंसर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रूट फ्लाई क्यों होगा, फ्रूट फ्लाई, क्योंकि इसमें दे क्या रखा है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पे जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है वो क्या है, वो फ्रूट फ्लाई है, जिसका नाम क्या है, बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटेस, कुकुरबिटे, ये इसका क्या है, जूलॉजिकल नेम। फ्रूट फ्लाई जो है वो जो है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग सबसे ज़्यादा जो डैमेज करती है कुकुरबिटेसीज में वो है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट में क्या करती है, बोर कर देती है और जो फ्रूट है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है रियली। वैसे अगर बोला जाए तो इंसेक्ट में रेड पम्पकिन बीटल जो है वो कुकुरबिटेसी में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द माइलिंग परसेंटेज ऑफ राइस।
देखो राइस में की बात करते हैं, राइस में काफ़ी कैटेगरी में हमें डिवाइड किया गया है। देखो पैडी है पहले, फिर पैडी की प्रोसेसिंग करेंगे, पैडी से जो हस्क को रिमूव करेंगे तो वो हलिंग परसेंटेज कहलाएगा। फिर हलिंग के बाद ब्राउन राइस मिलता है, ब्राउन राइस की फिर दोबारा से क्या होगी, जो एलुरॉन लेयर है उसे उतारा जाता है, उसे रिमूव किया जाता है, फिर पॉलिशिंग की जाती है। तो ये क्या हो गया, ये मिलिंग प्रोसेस हो गई। ये जो मिलिंग प्रोसेस के बाद जो है वो वाइट पॉलिश जो राइस हमारे पास पैक्ड होके आता है वो है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या पूछा, व्हाट इज द मिलिंग परसेंटेज। ठीक है, 66%, 60%, 49% या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो आंसर है ना, राइस का जो मिलिंग परसेंटेज होता है वो 60% होता है। कितना होता है, 60% होता है। मिलिंग परसेंटेज कितना है, 60। तो हमारा आंसर तो इसका क्या हो गया, बी हो गया। जो हलिंग परसेंटेज है, हलिंग परसेंटेज वो 66% है। इसमें क्या होता है, वेट ऑफ ग्रेन अपॉन वेट ऑफ पैडी बोल दीजिए, जो हस्क के समेत होती है, इनटू 100। तो इससे जो हो जाएगा वो हलिंग परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, हलिंग परसेंटेज, ये दोनों एग्जैक्टली क्वेश्चन आए जाते हैं कि हलिंग परसेंटेज कितना है और मिलिंग परसेंटेज कितना है। तो हलिंग परसेंटेज जो होगा वो 66% होगा और जो मिलिंग परसेंटेज होगा राइस में वो 60% होगा। ठीक है, और ये जो 49 है ना, ये देखिएगा ये ग्राम में, चना जो है उसका शैलिंग परसेंटेज है, शैल यानी छिलका। हालांकि होता तो हलिंग का मतलब जो राइस का ऊपर वाला पार्ट है, हल, उसे छिलका ही बोला जाता है। ठीक है, बट ग्राम का जो अपन बोलते हैं ना शेलिंग परसेंटेज, जो ऊपर वाला शेल है, तो वो कितना है, 49%। 66 राइस का हलिंग परसेंटेज है और राइस का जो मिलिंग परसेंटेज है वो है 60%। ठीक है, अभी हम आगे और डिस्कस करते हैं। देखो इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये डायग्राम से। ये क्या है, तीनों प्रोसेस, तीनों कैटेगरी। फर्स्ट वाले में मैं आपको बता देती हूँ तीनों कैटेगरी। जैसे जब भी आप राइस को देखेंगे, पैडी की बात करते हैं, ठीक है, जो खेत में होती है वो पैडी है, जो हमारे घर किचन में है वो राइस है एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो। हल वाला, ठीक है, यानी इस पे क्या है, छिलका है, छिलका समेत है, इस पे हल है। तो अनहल्ड राइस, राइस इज राइस इन द हस्क। ठीक है, ये वाला तो अनहल्ड राइस है, मतलब इसका इस पे जो है हल ऊपर लगा हुआ है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पैडी बोलेंगे। इसके बाद इस वाली ऊपर वाली जो एक लेयर है, हल है, उसको उतार दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, उस रिमूव करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, ब्राउन राइस। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, सबने देखा है ब्राउन राइस, है ना। इससे बोला जाता है कंपैरिजन टू, अगर देखा जाए व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में, तो ब्राउन राइस जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिट होता है, क्योंकि प्रोटीन का जो कंटेन होता है ना, देखो सबसे ज़्यादा सीरियल में जो कमी होती है प्रोटीन की वो राइस में ही होती है। 6 to 7% प्रोटीन होता है। देखिए इतना होता नहीं है, देखिए, बट जो पॉलिश्ड वाला राइस है उसमें आते आते इतना कम हो जाता है। नॉर्मल अगर छिलके में प्रोटीन जो होगा, छिलके में 7 to 8 तो होता ही है ना, 10। तो ये जो बात की, ब्राउन राइस में कंपैरिजन टू ज़्यादा होता है, कंपैरिजन टू वाइट राइस। ठीक है, तो ये ब्राउन राइस है, इसके ऊपर एक होगी एल्यूरॉन लेयर। अब ये जो फाइनल में बचता है, जो फुल पॉलिश्ड किया हुआ होता है, पॉलिश्ड राइस, ठीक है, ये है वाइट राइस। ये तीन कैटेगरी समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी, अनहल्ड यानी पैडी, ब्राउन राइस और वाइट राइस, ये कैटेगरी है। अब हम इस वाले डायग्राम को समझते हैं। देखो ये ग्रेन है राइस का, एक दाना है, उसके ऊपर क्या है, उसकी सीड की जो एनाटॉमी बोली जाती है ना, ये है सीड की एनाटॉमी। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है, ठीक है, ये पैडिकल होता है। अब देखो फर्स्ट जो लेयर है, लैमा और पैला जिसे बोला जाता है, ये जो है ये राइस का हस्क है। क्या है, ये येलो वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राइस हस्क है। ये 20% होता है, एक ग्रेन में राइस हस्क जो होगा वो कितना होगा, 20% होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपको सेकंड लेयर दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, है ना, क्योंकि अगर रस हस्क को रिमूव किया है तो अंदर क्या है, ब्राउन राइस है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है।
ये जो लेयर है ये इसे राइस ब्रान बोला जाता है, ठीक है, ब्रान बोल दें या फिर एल्यूरोल लेयर जो चिपकी हुई होती है, ठीक है। ये अब ये ब्रान में ऑयल परसेंटेज, और आजकल मार्केट में राइस ब्रान ऑयल करके काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ रहा है। अब देखिए जो ये बचा है वाइट वाला पोर्शन यानी वाइट राइस, ये 70% होता है, 2% राइस का ये जर्म होता है। तो ये एक सीड की एनाटॉमी है। ऊपर वाली लेयर उसे हस्क बोलते हैं, 20% होगी। देन ऊपर एक लेयर और होगी जिसे राइस ब्रान बोला जाता है, 8%। और फिर जो वाइट राइस है ना, जिस पॉलिश्ड होके जो हमें बोलते हैं, तो राइस हमारे तक आता है मिलिंग की प्रोसेस करके आता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता है। क्लियर है, ये राइस की एनाटॉमी सीड की हो गई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। क्रॉप आर ग्रोन इन बिटवीन द रो ऑफ ट्री। इस क्रॉपिंग को क्या बोला जाता है? पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें जो उगाई जाती है उन फसलों को क्या बोला जाता है? एलो क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, रेटोनिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए सिंपल है सारे। क्रॉप, ये क्रॉप लग रही है, ये ट्रीज लग रहे हैं, ये मान लीजिए, है ना। इन ट्रीज का जो गैप है, ये है ना, ये जो गैप है, इसमें अगर हमने इस वाले एरिया में अगर कोई भी क्रॉप का कल्टीवेशन किया है तो ये जो हो गई है, ये क्या हो गई है? एले क्रॉपिंग, ठीक है। तो क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन द रो ऑफ ट्रीज, जो रो है, पेड़ों की कतार है, उसके बीच में अगर उस स्पेस को हमने कवर करके यानी उस स्पेस पे हमने कोई भी क्रॉप कल्टीवेट की है तो वो क्या हो गया? एले क्रॉपिंग हो गई, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? एले क्रॉपिंग। अब बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की। जो रिले क्रॉपिंग है ये क्या है? कंटिन्यूसली, है ना, ये एक फर्स्ट जो क्रॉप हमने ग्रो की है उसकी रिप्रोडक्शन फेज एंड होने वाली है, बट हार्वेस्टिंग से पहले, रिप्रोडक्शन फेज पे है वो, हार्वेस्टिंग से पहले दूसरी फसल के जो ग्रेन्स है वो यानी सोइंग कर दी जाती है। वो जो होती है वो क्या होती है? इसे सीक्वेंस क्रॉपिंग भी बोला जाता है। ये जो है ये है रिले क्रॉपिंग, यानी एक क्रॉप को ग्रो किया यहाँ से, जैसे रिले दौड़ होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है, स्टॉप नहीं होती है। एक कैंडिडेट रन कर रहा है, उसने अपना वाला चीज़ उसको दे दिया जो भी उसके हाथ में, देन कंटिन्यू उसने किया। सेम है, ये जो क्रॉप है ये ग्रो हुई है, इसका तो रिप्रोडक्शन फेज चल रहा है बट हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया है? यहाँ पे दूसरी फसल को ग्रो कर दिया है, ठीक है। फिर इसका जब ना रिप्रोडक्शन फेज यानी हार्वेस्टिंग टाइम आया, फिर हमने तीसरी फसल को ग्रो कर दिया। ऐसे करके ये जो कंटिन्यूसली सीक्वेंस जो होती है ये रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। रेटोनिंग की बात करें, रेटोनिंग यानी जो स्टबल, जैसे ये जो मेन एग्जाम्पल इसका बोला जाए तो शुगर केन है। शुगर केन को हार्वेस्ट करने के बाद उसके जो नोट्स होते हैं उन्हें रिमेनिंग फील्ड में रख दिया जाता है और नेक्स्ट टाइम उन्हीं से सेम, मतलब वही, अगर आपको दोबारा सो करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से हमने उन्हीं स्टबल में से हमने क्या दूसरी क्रॉप को ले लिया तो वो क्या हो गया? वो रेटून हो गया। क्लियर है इतना? तो राइजिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम रीग्रोथ आफ्टर हार्वेस्टिंग, वही क्या होती है? रेटूनिंग, ठीक है। रीग्रोथ हो जाती है हार्वेस्टिंग के बाद तो वो हो गया रेटूनिंग। तीनों डिफरेंस समझ में आ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी हल्मिंग इज डन इन। डी हल्मिंग क्या होता है और ये किस में किया जाता है? ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? देखो, अपर पोर्शन जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। किसके अपर पोर्शन को? वो आंसर देना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है बीन्स के, सेकंड ऑप्शन है पोटैटो के, थर्ड ऑप्शन है बनाना एंड फोर्थ विल बी टोमेटो। तो जो डी हल्मिंग प्रोसेस यूज की जाती है वो किसके में की जाती है? पोटैटो में, पोटैटो के कल्टीवेशन में। कैसे होता है देखते हैं, अभी बताते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर है पोटैटो, डी हल्मिंग जो है वो पोटैटो में यूज की जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये पोटैटो लगा हुआ है और ऊपर लीव्स होती हैं जनरली, और इसमें हमने क्या किया? ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा डी हल्मिंग क्या है। डी हल्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेजिटेटिव पार्ट। अपर वाला, इसका जब ट्यूबर का अच्छे से फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, जो अपर वाला पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है
क्यों किया जाता है? ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर ग्रोथ एंड डिजीज, कोई भी किससे बचाने के लिए? ओवर ग्रोथ ना हो पोटैटो की, और प्रिवेंट किया जाता है कोई भी डिजीज का इन्फेक्शन ना हो। लीव्स होंगी तो डिजीज होगी तो इन्फेक्शन फैलेगा, तो इसलिए जब ग्रोथ हो जाती है अच्छी खासी, उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन को क्या किया जाता है? अब जैसे ये कट कर रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दिया जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? डीहल्मिंग, रिमूव करना हल्म को। ऊपर वाले अपर पोर्शन ये पोटैटो में की जाती है, किसमें? ये आपको याद रखना है, डीहल्मिंग जो है वो पोटैटो क्रॉप में यूज होती है, रिमूव कर देना अपर पोर्शन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ हींग। हींग को इंग्लिश में एस्फॉइटिडा बोलते हैं, ठीक है। हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? हींग का जो कल्टीवेशन है, देखो हींग की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है, तभी इतनी छोटी सी डिब्बी है ना, काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि इंडिया हींग को क्या करता है? इंपोर्ट करता है, ठीक है, मंगवाता है, आयात करता है हींग का। ग्रोइंग नहीं है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ की इतनी सुटेबल नहीं थी, और कोशिश की गई पर नहीं हुआ ग्रोथ। बट जनरली अभी अगर देखा जाए इस टाइम आईसीआर और रिसर्च के इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो लैंड है, वहाँ पे कुछ एरिया है स्पेसिफिक, वहाँ पे जो हींग के प्लांट है वो ग्रोथ हुए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका देखिएगा, कल्टीवेशन ऑफ हींग कहाँ स्टार्ट हुई है? हैज़ बीन स्टार्टेड इन स्टेट, कौन से स्टेट में बताएंगे अब आप? सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हींग का जो कल्टीवेशन है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया में स्टार्ट हुआ है एज ए एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, और प्लांट जो है वो ग्रोथ किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्शन कितना होता है कि कितना नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर? इनमें से निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ठीक है, बायो एंड फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, या फिर अजोला है, या फिर ऑल ऑफ दिस? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला, और बात की जाए राइजोबियम, है ना, राइजोबियम की जितनी भी स्पीसीज है बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? ये एज ए कमर्शियली लेवल पे काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है इनका, और ये तीनों के तीनों क्या है? बायो फर्टिलाइज़र है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं बायो फर्टिलाइज़र में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अब हम तीनों को देख लेते हैं। रूट्स की ग्रोथ में देखो, ये है राइजोबियम, राइस में भी इसका यूज किया जाता है। राइस में बोथ ब्लू ग्रीन एल्गी और अजोला दोनों का यूज किया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रोथ है ब्लू। अजोला, अजोला क्या है? एक बायो फर्न है। एनिमल फीड में भी इसका यूज है और एज ए बायो फर्टिलाइजर भी है। तो तीनों जो हैं ये क्या है? जैव उर्वरक का काम करते हैं, ठीक है। राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला तीनों जो हैं वो क्या करते हैं? एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है सुप्रभा और सुरभि आर वेराइटी ऑफ। सुप्रभा और सुरभि जो दोनों वेराइटी हैं वो किसकी हैं? ऑप्शन, ब्रिंजल की, चिल्ली की, सुगर केन की, या फिर जिंजर की? सुप्रभा और सुरभा दोनों जो वेराइटी हैं, और सुरभि, ये जो दोनों वेराइटी हैं ये जिंजर की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? जिंजर की, यानी अदरक, ठीक है। सुप्रभा और सुरभि जो दोनों अच्छी वैरायटी हैं और किसकी हैं? जिंजर की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के लिए जो प्राथमिक संसाधन, जिसके बिना देखो प्राथमिक संसाधन, सेकेंडरी संसाधन यानी ना सेकेंडरी इम्प्लीमेंट बोला जाता है, ये क्या है?
प्राइमरी यानी बहुत ही ज़्यादा, आप कोई भी चीज़, जब बच्चे हैं शुरुआत में, जब बच्चे का एडमिशन तब प्राइमरी में होता है, यानी एक सीढ़ी दर सीढ़ी। तो बेसिक जो एग्रीकल्चर का प्राइमरी सोर्स है या प्राइमरी वो है, वो कौन सा है, ठीक है, जिसके बिना, और प्राइमरी बिना सेकेंडरी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैंड, एयर या फिर वाटर, ये प्राइमरी सोर्स है। सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये प्राइमरी सोर्स है। फिर हम बात करते हैं किसकी, सीड, एयर और वाटर, क्या ये प्राइमरी सोर्स है। फिर नेक्स्ट जो है लैंड, फर्टिलाइजर और वाटर, ये प्राइमरी सोर्स है। तो देखो यहाँ पे लैंड और वाटर, जी हाँ ये तो प्राइमरी है, बट फर्टिलाइजर दिया है ये प्राइमरी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया, फर्टिलाइजर नहीं है। सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तीनों प्राइमरी नहीं है, ठीक है। इधर बात की जाए, वाटर तो प्राइमरी है, बट एयर भी प्राइमरी है, बट सीड जो है ये प्राइमरी नहीं है। आप बताइए तीनों चीजें कहाँ पे आ रही हैं। हाँ जी, लैंड प्राइमरी सोर्स है, बिल्कुल, विदाउट लैंड एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। अगर लार्ज स्केल में कमर्शियल लेवल पे देखा जाए, जनरली हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स हो रहे हैं, बट लार्जली जब हम फील्ड क्रॉप की बात करते हैं, हम इतने लार्ज स्केल पे इसे नहीं ग्रो कर सकते, हमें लैंड की जरूरत है एग्रीकल्चर में, ठीक है। विदाउट एयर नॉट, है ना, वाटर, तो ये जो तीनों चीज है ये क्या है, ये प्राइमरी रिसोर्सेज है, प्राइमरी सोर्स है या फिर रिसोर्सेज है, ठीक है, प्राइमरी संसाधन जिसे बोला जाता है। तो हमारे इसका आंसर है ए। बात करते हैं सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये जो है ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी सोर्स है, क्लियर है। तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, जब प्राइमरी इंप्लीमेंट हो गया है, प्राइमरी सोर्स है अवेलेबल, उसके बाद ही सेकेंडरी सोर्स आएगा। लैंड है तभी हम सीड का यूज करेंगे, कि लैंड, विदाउट लैंड तो नहीं हो पाएगा ना, कि बीज ला के रख लिया, बोएंगे कहाँ पे, उगाएंगे कहाँ पे, इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे होगा उसके लिए फेवरेबल, है ना, जो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर कैसे एग्रीकल्चर की चीज़ें होंगी, जितना भी फर्टिलाइजर डालो, जितना भी सीड डालो, बट वाटर अगर नहीं है तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो ये जो है ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।